बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 16 स्नेह पगी पाती को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस सुंदर से अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 16 स्नेह पगी पाती। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से चली आ रही है। जब संसार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था, किसका? संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था, तब केवल चिट्ठी ही ऐसा साधन थी जिसके द्वारा अपने स्नेही और जनों के हालचाल हम ले सकते थे और उन्हें अपना हालचाल बता सकते थे। सिर्फ चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठियों के आने का इंतजार का आनंद ईमेल, व्हाट्सएप के युग में कहीं खो गया है, गायब हो गया है। यह सच है कि तमाम आधुनिक संचार साधनों से भेजे गए संदेश को बांचने में वह अपनापन महसूस नहीं होता जो अपनों के हाथ से प्यार के शब्दों में पगी में बाती बांच कर मिलता है। आइए शुरू करते हैं। जन्मदिन की सुबह मैंने अपना ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया की शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। इन महोदय की बिटिया कहाँ रहती है? विदेश यानी फॉरेन। एकदम सही दिन और सही समय। मैं कुछ देर उसे देखती रही और फिर वह कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। क्या हो गया? कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। मैं अपने माउस की एक क्लिक करके उसे दोबारा स्क्रीन पर ला सकती हूँ, चाहूँ तो प्रिंट भी निकलवा सकती हूँ, पर क्या उसमें अपनी बिटी के हाथों का वह स्पर्श महसूस कर पाऊंगी जो उसके अब तक के भेजे पोस्ट कार्डों में महसूस करती रही हूँ? मतलब क्या आप टेक्स्ट मैसेज से या ईमेल से वो फीलिंग्स ला सकते हैं जो आप एक लेटर राइटिंग से ला सकते हैं? उसने यह कार्ड स्वयं ही भेजा है, खुद भेजा है, या अपनी अति व्यस्त यानी बहुत ज्यादा बिजी जिंदगी के कारण अपने सेक्रेटरी से ही भिजवा दिया है। सेक्रेटरी जो पीए होता है उससे ही भेजने को कह दिया है। यह भी निश्चित नहीं था, यह भी पता नहीं था। कार्ड के नीचे उसने स्वयं के हस्ताक्षर तक तो नहीं, उसके कार्ड के भेजे गए जो कार्ड था उसके नीचे खुद के साइन नहीं थे। कुछ समय पहले तक वह मेरे लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने के लिए बाजार खंगाल डालती थी, यानी वो अच्छा कार्ड ढूंढने के लिए बाजार खंगाल देती थी। बाजार खंगालना अर्थात ढूंढ मारती थी, छान मारती थी। छपी इबारत में जो कमी रह जाती वह स्वयं जोड़कर पूरा करती थी। जो कुछ लाइंस लिखी होती थी, अगर उनमें कुछ कमी रहती थी तो वो खुद अपने आप से उनको पूरा करती थी। इस तरह वो पूरी तरह से भरा कार्ड मुझे जन्मदिन से 1-2 दिन पहले ही मिल जाता था। कभी जन्मदिन बीत जाने के बाद भी मिलता था, पर वे सारे कार्ड आज तक मेरी अलमारी में सहेज कर, यानी मैंने सुरक्षित उन्हें रखा हुआ है, किसी अनमोल धरोहर की तरह, यानी किसी अनमोल संपत्ति की तरह उसको रखा हुआ है। आजकल वह पत्र भी ईमेल से ही भेजती है, क्योंकि अब वो बिजी हो गई। अब वो चिट्ठी किससे भेजती है? ईमेल से। कोई काटा पीटी नहीं, हिफ्जों में कोई गलती नहीं, लफ्जों में लिखने में कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरे। उसे पत्र लिखने का हमेशा से ही शौक रहा। उसे अच्छा लगता था चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना। लंबे लंबे रोचक ढंग से लिखे पत्र। उसके पत्र इतने लंबे हुआ करते थे कि नीचे ऊपर हाशिए पर, हाशिया जो मार्जिन लाइन होती थी, उसमें भी वो जगह नहीं छोड़ती थी, नाम लिखने तक की भी नहीं। पर इससे क्या, मैं तो दूर से देखकर ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ कि ये उसका पत्र है भी या नहीं। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफी या मक्खन के चिकने निशान होते थे।
मैं कल्पना करती थी कि पत्र लिखते समय उसने अपनी नन्ही बिटिया को इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा, यानी अपनी छोटी बेटी को इन चीज़ों को देकर उसने बहला फुसला दिया होगा तो उसके हाथ उस पे लग गए। और बिटिया ने धैर्य चुक जाने पर, यानी धैर्य खत्म हो जाने पर अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कागज को पकड़ लिया होगा। मैं उन निशानों पर अपना हाथ स्नेह से फेरती थी और दबदबे हाथों को स्पर्श महसूस करने का प्रयत्न करती थी, यानी जहाँ पर वो निशान छपे होते थे उनको छूकर वो अपनी बेटी का एहसास पा लेती थी। इस तरीके से वो पत्रों को अपना मानती थी। हाथ से लिखे उन पत्रों यानी उन चिट्ठियों में लिखने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था, मिठास और गर्माहट होती थी। बहुत कुछ अनलिखा भी बाँच लिया करती थी, जो कुछ नहीं लिखा वो भी पढ़ लिया करती थी। हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर उभर आए इन शब्दों को चाहे तो मेल पढ़ लो या समाचार पत्र, दोनों ही सिर्फ संदेशवाहक होते हैं बस, यानी इन पे अपनापन महसूस नहीं होता जो अपनापन पत्रों यानी चिट्ठियों में महसूस होता था। हमारे बचपन में डाकिये का आगमन दिन भर का सबसे अहम हिस्सा होता था। अहम यानी महत्वपूर्ण हिस्सा था डाकिये का आना। दिन में 3 बार आता था डाकिया। डाक डालते समय अपने साइकिल की घंटी वो बजाता था। बाहर से लौटा हर सदस्य एक बार लेटर बॉक्स में झांककर जरूर देखता था कि कोई लेटर तो नहीं आया। पिताजी दफ्तर से लौटते तो उनका पहला प्रश्न यही होता था, कोई चिट्ठी आई है क्या? सबसे अधिक प्रतीक्षा तो, सबसे ज्यादा इंतजार तो विवाहित बहन यानी शादीशुदा बहन के अपने ससुराल से लिखे पत्रों की रहती थी, यानी वो बहन अपने ससुराल से चिट्ठी लिखेगी, इसका इंतजार था। परिवार का हर व्यक्ति उन्हें चाव से पढ़ता। माँ स्वयं न पढ़ पाने के कारण हम सब भाई बहनों से एक एक बार उस पत्र को जरूर पढ़कर सुन लेती थी, पर इसके बाद भी उसकी क्षुधा, उसकी भूख शांत नहीं होती थी, उसकी भूख खत्म नहीं होती थी। गांव में पत्र बांटने का काम प्राय डाकिया ही कर दिया करता था और जरूरत पड़ने पर उत्तर भी वही लिख देता था, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्हें लिखना नहीं आता था, तो डाकिया ही उनकी मदद कर देता था। कहा गया है कि खत का मजमून जान लेने ते हैं लिफाफा देखकर, मतलब खत के अंदर क्या लिखा है वो भी हम लिफाफा देखकर समझ जाते हैं। पत्र पढ़ने से पहले ही कुछ समझ लेते हैं। केसर छिड़का पत्र आया है तो चाची के बेटा हुआ है। कोना कार्ड आया है तो मृत्यु का समाचार है। यदि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बेटे का पत्र आया है तो जरूर उसमें पैसे की जरूरत आन पड़ी होगी, इसलिए पत्र आया है, क्योंकि वैसे तो उसे अपनी बिजी लाइफ में यानी व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का टाइम नहीं मिलता। किसी को तत्काल सूचना देनी होती है तो तार भेजना पड़ता है। तार एक पत्र का माध्यम होता है जो जल्दी पहुंचता है। तार मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। देर रात को भी तार वाला अपनी सांकल खटखटा कर, यानी आपको बेल नॉक करके, आपकी बेल रिंग करके तार पहुंचा जाता था, पर जब तक उसके द्वारा आगे बढ़ाए कागज पर हस्ताक्षर कर आप तार ले, तब तक दिल इतनी जोर से धड़कता था कि लिफाफा खोलना मुश्किल होता था। ये पता चलता था पता नहीं इस तार में क्या है, किसने तार भेजा, इतनी क्या जरूरत चीज है, यानी लोग बड़े कंफ्यूज होते थे, घबराते थे। घर के अन्य सदस्य भी घिर कर खड़े रहते थे। सबके चेहरे पर एक ही भाव था कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसा तार प्राय यानी ज्यादातर दुखद समाचार के वाहक ही होते थे। हाँ, विवाह, जन्म, पुत्र जन्म आदि की मुबारकी यानी बधाई तार भी हुआ करते थे। वे तो ऐसे अवसरों पर ही आते। रंग बिरंगे फूल वाले इन तारों के नंबर निर्धारित थे।
अतः अवसर विशेष पर आए उन सभी इबारत एक सी रहती, बस प्रेषक का नाम मायने रखता था, यानी भेजने वाले का नाम मायने रखता था। जब से सुना है कि तार भेजने का महकमा समेट दिया गया है, जैसे अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु खो गई है, इस तरीके से लगता है। टेलीफोन ने पहले तो तार का स्थान पकड़ा, तार की जगह ले ली। उसके घर में नहीं है तो आस पड़ोस में तो होगा, अतः आवश्यक सूचना वही दी जाती थी। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या और प्रभाव बढ़ने लगा। हर घर में टेलीफोन है, उठाओ और बात कर लो। चिट्ठियों का महत्व खत्म हो गया, तार का महत्व खत्म हो गया। कर लो, उत्तर भी संग ही मिल जाता था, यानी जवाब लिखने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। यह संदेह नहीं रहता कि तार अथवा पत्र पहुंचा भी है या नहीं। मोबाइल ने आकर तो क्रांति ही कर डाली। विश्व के किसी भी कोने में रहते सज्जन से 24 घंटे आप जुड़े रह सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। बात तो हो जाती है, पर वह तसल्ली की नहीं जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। जो अपनापन महसूस होता था वो टेलीफोन में अब नहीं होता। विदेश में बसे बेटे का फोन आता है, माँ कैसी हो? सब ठीक है बेटा, और तुम? कुशल क्षेम हुई। खबरों का आदान प्रदान हुआ और बस टेलीफोन रख देने के बाद याद आता है, फला बात पूछना तो भूल ही गई, यानी ये बात तो पूछना मैं भूल ही गई, यह बात बतानी तो रही गई। अनेक बातें घुमड़ रही थी मन में, पर चाहकर भी कहाँ बता पाई। कितना कुछ तो रह गया अंदर ही, यानी बातों को बता ही नहीं पाई, बातों में भूल जाते हैं। चलते मीटर के आगे कोई कितना बतिया पाएगा। कहाँ बता पाई कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी, कितनी ही तो आतिशबाजी हुई थी, कैसे कैसे पकवान बने थे। नहीं बता पाई कि मन कल से बहुत उदास है, अकारण यानी बिना किसी कारण ही मैं उदासी महसूस कर रही हूँ। यानी बहुत सारी बातें हम फोन पे नहीं बता पाते, भूल जाते हैं, जो हम पत्र में बड़े आराम से लिख दिया करते थे। पर आज की पीढ़ी की दौड़ती भागती जिंदगी में पत्रों की कोई जगह नहीं है, पत्रों का कोई स्थान नहीं है। तार अथवा तार वाले देखे तो नहीं उन्होंने। एक दो पीढ़ी बाद के बच्चे डाकिया डाक लाया, गीत सुन माता पिता से पूछेंगे, माँ डाकिया कौन होता है? ये डाकिया क्या चीज है? माँ आने वाली जनरेशन क्या पूछेगी, डाकिया कौन होता है? सच है प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चलती है। ऐसे ही किसी किनारे पर छूट गई है इस बार स्नेह पगी पाती भी, यानी स्नेह में लिपटी हुई पाती यानी चिट्ठी भी। इस सुंदर से अध्याय की रचिता हैं उषा वधवा। तो स्नेह पगी पाती अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसा रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।